हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी 100 रुपये का कर्ज। एक सरकारी स्कूल में जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि अचानक इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम होता है सोहनलाल। सोहनलाल सर के बारे में जैसे ही वह जिला कलेक्टर पूछते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपये लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मिल सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि आप सोहनलाल सर से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा था। इसके बाद जिला कलेक्टर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में सोहनलाल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपये मिल जाएं तो तुम उन 100 रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों से झूला झूलेंगे। तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदने का बोलते हैं। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आँखों का चश्मा बनवा कर दूँगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती हैं तो आँखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद सोहनलाल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ की आँखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों से अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वह लड़का कहता है, जो कि अब एक जिला कलेक्टर बन चुका था, कि सर, मेरे पिताजी की मृत्यु तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही थी। वह दूसरों के घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चलेगी। अब इन सब बातों को सुनकर सोहनलाल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद सोहनलाल सर उस बच्चे को
100 रुपये की बजाय 200 रुपये देते हुए कहते हैं कि बेटा, यह 100 रुपये तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और यह जो 100 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद सोहनलाल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती और मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिलाते थे। उनके बहुत ही एहसान है मुझ पर। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल सर भी सुनते हैं तो वह भी भावुक हो जाते हैं, और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर साहब भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से सोहनलाल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद वह उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहां से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। आस पड़ोस वालों से जानकारी की तो उनका वर्तमान एड्रेस भी मिल जाता है, और उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह उस शहर में पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे सोहनलाल सर से मुलाकात करनी थी। क्या सोहनलाल सर का घर यही है? अब इस बात को सुनकर सोहनलाल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इनको पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि सोहनलाल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन करीब 3-4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तो वह पूछता है कि आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपये लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं मुझे दे दीजिए, मैं वह पैसा उनको दे दूँगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वह फ़िलहाल रहते कहाँ हैं। फिर सोहनलाल सर का बेटा सच्चाई उगल ही देता है कि उसने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके सोहनलाल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें सोहनलाल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सोहनलाल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं और देखने में भी बहुत बीमार और कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो सोहनलाल सर कहते हैं कि बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर, मेरा नाम अनुराग है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। फिर सोहनलाल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं।
उनकी याददाश्त अब कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे इसकी माँ की आँखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम वही अनुराग हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर अनुराग कहता है कि हाँ सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 200 रुपये दिए और कहा था कि 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को सोहनलाल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सोहनलाल सर को रोते देख अनुराग थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तो वह उनसे पूछता है कि सर, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। उसके बाद सोहनलाल सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनुराग को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि बेटा, उस समय मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपये दिए थे, जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद हैं, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फ़र्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उसने मेरी कोई कदर नहीं की। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनुराग उनके आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें दिलासा देते हैं। तो सोहनलाल सर अनुराग से उसका हालचाल लेते हैं, पूछते हैं कि बेटा, अब तुम करते क्या हो। तो अनुराग बताता है कि सर, मैंने आगे की भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फ़ीस को जमा करता रहा। खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब सोहनलाल सर यह बात सुनते हैं तो अनुराग की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे हुए ऐसे ही बातचीत करते हैं। बातचीत ख़त्म करने के बाद अनुराग सोहनलाल सर से कहता है कि सर, अब आप सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर सोहनलाल सर अचंभे में पड़ जाते हैं। वह पूछते हैं कि बेटा अनुराग, तुम मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद अनुराग वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के बाहर गेट पर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनुराग अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में सोहनलाल सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि सर, आज के बाद से यही आपका अपना घर है। अब आप यहीं हमारे साथ रहोगे, ना कि वृद्ध आश्रम में। जैसे ही सोहनलाल सर अनुराग के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखें भर आती हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में अनुराग की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती हैं। उसके बाद यह सब लोग सोहनलाल सर को भी अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनुराग उन्हें अच्छे से नहलाता है, नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ को सोहनलाल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी इन्होंने मेरे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। बनवाने के लिए भी 100 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनुराग की सहायता की थी, तो इसीलिए उनकी माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती हैं।
कलेक्टर साहब सोहनलाल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब सोहनलाल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस कलेक्टर बेटे के बारे में सोचते, जिसको केवल कभी 100 रुपये देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया। जब भी वह इन सब बातों के बारे में सोचते तो उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब सोहनलाल सर का लड़का, जिसने अपनी नौकरी में कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे यह बात भी पता थी कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वह गार्ड सोहनलाल सर से बताता है कि एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उसे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा वह बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाख मना करने पर मेरी एक ने सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। अब उनका बेटा यह सब बातें सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इसलिए वह बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी, मेरी बात तो सुनो, मैं आपका बेटा यहाँ बाहर खड़ा हूँ। इसके बाद सोहनलाल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अकेले वृद्ध आश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी थी, तो फिर तुम आज यहाँ क्यों चले आए हो? उनका बेटा कहता है कि पिताजी, मैं एक केस में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन सोहनलाल सर कहते हैं, यह तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सोहनलाल गार्ड से कहते हैं, इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो शाम को कलेक्टर साहब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज सोहनलाल सर का बेटा उनसे यहाँ मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धमकाते हुए भगा दिया था। कलेक्टर साहब को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह भी इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस सब के बाद सोहनलाल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 100 रुपये देकर उसकी सहायता की और उन रुपयों का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। इस कहानी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर शेयर करें कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
not a game, it's a rich thing.